हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट नंबर 32 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 32 नंबर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, द ग्लोबल फॉरगिवनेस डे वाज सेलिब्रेटेड इन ऑन विच डेट। वैश्विक क्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, आइए देखिए, हम बात करते हैं वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है 7 जुलाई। आइए बच्चों, एक बार आपके सामने हम जो जुलाई के सारे डेज हैं उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जुलाई में कौन कौन से डेज होते हैं, कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण हैं जो मनाए जाते हैं बच्चे, आइए हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 जुलाई, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चे? 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी डे। क्या मनाते हैं? जीएसटी डे। अच्छा, 1 जुलाई को ही और कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चे? 1 जुलाई को ही मनाया जाता है एसबीआई की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ एसबीआई, याद रखेंगे। फिर अगर हम कहते हैं 1 जुलाई को और कौन से दिवस मनाते हैं? 1 जुलाई को ही हम मनाते हैं डॉक्टर्स डे। क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ओके, तो ये प्रमुख दिन है। जैसे बच्चे अगर हम 7 जुलाई की बात करें तो 7 जुलाई को हम ग्लोबल फॉरगिवनेस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, नेस डे मनाते हैं। अच्छा, फिर देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा 11 जुलाई को बात करें तो 11 को जनसंख्या माने पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है। पॉपुलेशन डे, जनसंख्या का दिवस भी हम लोग इस दिन मनाते हैं बच्चे। ये जो प्रमुख आपको मैंने दिन बताए, ये प्रमुख कुछ हमारे दिन है। थोड़ा और देख लीजिए, 2-4 दिन हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ना, तो आता है। जैसे बेटा अगर हम बात करें 22 जुलाई को, 22 जुलाई को झंडा दिवस माने फ्लैग डे। क्या होता है? फ्लैग डे मनाते हैं, ऐसे करके फ्लैग डे का भी हिस्सा है। जैसे बेटा 29 जुलाई की बात करें हम लोग, 29 जुलाई तो बाघ दिवस माने टाइगर डे। टाइगर डे भी मनाया जाता है। ये जो है जुलाई के हमारे कुछ प्रमुख दिन थे जिन पे मैंने आपसे चर्चा की। आप अगर इन दिनों को याद करते हैं या याद रख पाते हैं तो आई होप आप बहुत अच्छा करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था बच्चे वो क्या था? ए वाला। जो भी हमारे प्यारे बच्चे ए के साथ जा रहे हैं या ये बता रहे हैं वो सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अब बच्चे हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स आर रिलेटेड टू द डॉक्टर सी वी रमन इफेक्ट्स ऑफ डिस्कवर्ड इन 1928। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1928 में खोजे गए सर सी वी रमन के रमन प्रभाव से संबंधित है? वैसे अगर सी वी रमन के रमन प्रभाव को की बात करें तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। लेकिन यहाँ लाइट को ही टर्म रखा गया है ऑप्टिक्स। किसके लिए? ऑप्टिक्स। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिक्स। ऐसे याद रखें। अगर हम सन के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, जैसे मान लो बच्चे ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा सूर्य, और इस पे हम चर्चा कर लें तो ये हो गई हमारी बच्चे क्या है? पृथ्वी। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस है। और ये क्या करती है? 8 मिनट 16 सेकंड में इस दूरी को कवर कर लेता है, इस दूरी को कवर कर लेता है। अब सूर्य से आने वाली लाइट में जो हमारे इफेक्ट का अध्ययन है, सबसे पहले इसको खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सी वी रमन साहब। कौन थे? सी वी रमन साहब। सी वी रमन के इस वैज्ञानिक चमत्कार और खोज करने के लिए प्रतिवर्ष हर साल 28 फरवरी को ही हम मनाते हैं क्या? विज्ञान डे या साइंस डे। साइंस डे या विज्ञान दिवस के रूप में इसके दिन को भी हम मनाते हैं। फिलहाल जो इसका आंसर है वो ऑप्टिक है। क्या इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर बच्चे? ऑप्टिक। जो भी बच्चे हमारे ऑप्टिक्स के साथ में जा रहे हैं या ऑप्टिक कह रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्टिक्स के साथ में जो भी विद्यार्थी हमारे जा रहे हैं वो सभी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ओके प्यारे बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द भारत निर्माण स्कीम लॉन्च 25 2005 एंड 006। निम्नलिखित में से कौन सा 2005-2006 में शुरू की गई भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है? रूरल हाउसिंग, रूरल सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर और रूरल रोड्स। क्या इसका करेक्ट आंसर है? बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? रूरल सैनिटेशन नहीं है। आइए समझें। भारत निर्माण योजना, भारत निर्माण योजना, अगर हम भारत निर्माण योजना की बात करते हैं तो इस तरीके का आप जो है एक इमेज देखे होंगे मित्रों, मुझे याद है
इस तरह का एक इमेज बनता है जिसको देखकर आप लोगों को कुछ बातें जो हैं क्लियर होती हैं। जैसे ये जो है 3 रंगों में भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है। ये 3 रंगों में भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित या शोभायमान किया जाता है, इस तरह से आप देखते हैं। और ये जो प्रारंभ समय है वो 2005 से लेकर 2006 है। और इसमें किन किन चीज़ों को रखा गया था, किन किन बातों को रखा गया था। सबसे पहले अगर मैं कहूँ बच्चों, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो इसमें रखा गया था रूरल हाउसिंग, माने ग्रामीण गृह व्यवस्था, ग्रामीण घरों का निर्माण होगा, या ग्रामीण आवासीय निर्माण आप कह सकते हैं। आवासीय निर्माण का विषय एक हिस्सा ये आता है। नंबर 2 की बात करें, पेयजल का विषय रखा गया है, पेयजल का विषय रखा गया है, पेयजल। और नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो रूरल रोड्स, मतलब ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजनाओं, इनको अंकित किया गया है, इनको प्रमुख तौर से अंकित किया गया है। सो इसमें जो विषय है वो रूरल जो है सैनिटेशन नहीं है। सो प्यारे बच्चे, रूरल सैनिटेशन इसमें क्या है, नहीं है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो भारतीय द आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 एंड सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिकार वर्णन है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रेलिगेशंस, क्या है सही। आइए मित्रों हम इस पर एक बार चर्चा करते हैं। अगर हम बात करते हैं आरटीई, आरटीई का मतलब है राइट टू एजुकेशन, माने शिक्षा का अधिकार। यहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार, किसकी बात कर रहे हैं मित्रों, शिक्षा का अधिकार। आप लोगों ने एक टीवी पे ऐड देखा होगा कि टीवी के एक ऐड पे किस तरीके से एक पेंसिल बनी रहती है और इसके ऊपर लिखा रहता है नटराज, क्या रहता है, नटराज 365 HB। और आप देखते हैं एक साइड में एक छोटा सा बच्चा बैठा है और एक साइड में देखते हैं इधर भी एक छोटा सा बच्चा बैठा है, और एक लड़की है और एक क्या है, एक लड़का है अच्छा सा। और उसके ऊपर आप एक तोते नुमा आकृतियों को देखते हैं बच्चे, तोते नुमा आकृति को देखते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं प्रसारित की गई, जिसमें एक लड़की को रखा गया, इसका नाम था मीना। और शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की यहाँ पे चर्चाएं या यहाँ पे बात की गई है। सो बच्चे अगर हम ये बात करें या बात ये समझें तो ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन सन 2002। अब 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में 3 जगहों पर कुछ प्रमुखता से बात की गई है, 3 जगहों पे बात की गई है प्रमुखता के साथ में। जैसे हम बात करते हैं 1, हम बात करते हैं 2, हम बात करते हैं 3। तो 3 जगहों पे क्या क्या बात है। जैसे सबसे पहली अगर हम चर्चा की बात करें, सबसे पहला हम पॉइंट देखें। सबसे पहली जो चर्चा की बात है वो हमें क्या मिलता है, वो हमें मिलता है फंडामेंटल राइट, वो हमें क्या मिलता है, फंडामेंटल राइट मिलता है। और फंडामेंटल राइट में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जिसमें आर्टिकल नंबर अगर हम कहें तो 18 से लेके 22 के बीच का प्रावधान है। और इसी के बीच के प्रावधानों में आपका आता है 21A। 21A में क्या है, प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है यहाँ पे ऐसे। इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चे डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 45 सब क्लॉज नंबर सी पे जगह दी गई है। और यहाँ भी हमें प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी की शिक्षा की बात की गई है। तो प्राथमिक शिक्षा का जो है विषय यहाँ भी बताया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक जगह और फंडामेंटल ड्यूटी में भाग संख्या 4A, जैसे यहाँ पे बात करें डीपीएसपी पार्ट नंबर जो है 4 में है और आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में समझाया गया है। उसी तरीके से एफडी पार्ट नंबर 4A में है। और अगर हम इसके आर्टिकल की बात करते हैं बच्चे तो इसका आर्टिकल जो है 51A है और सब क्लॉज नंबर 11 है। अब अगर इसकी चर्चा हम करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ भी शिक्षा का जो विषय है, शिक्षा कौन सी शिक्षा, यहाँ प्राथमिक शिक्षा का जो विषय है उसकी चर्चा की गई है। तो प्राथमिक शिक्षा के विषय को यहाँ पे प्राथमिकता जो है दी गई है। जो प्राथमिकता दी गई है तो यहाँ पे भी राइट टू एजुकेशन का जो है फील्ड हमें यहाँ पे मिलता है। सो उस हिसाब से हम कहना चाहें तो राइट टू एजुकेशन जो है ऑप्शन नंबर ए
वो बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सो आइए देखें, करेक्ट आंसर है। बच्चे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है एशियाज लार्जेस्ट शुगर मिल इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है वो कहाँ पर है, खतौली में है। कहाँ पर है, आइए बात करते हैं मित्रों। अगर हम बात करें यूपी में, यूपी आप देखते हैं कि इस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश जो है इस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है, आप लोग सुने होंगे मित्रों, एक ज़िला है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। एक ज़िला है जिसका नाम मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में एक जगह है जिसका नाम है खतौली। तो खतौली क्या है, चीनी मिल है। चीनी मिल है, क्या है, चीनी मिल है। अच्छा बच्चों, अगर कभी मुजफ्फरपुर आ जाए तो वो आपको बिहार में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाए, क्या हो जाता है, खतौली। क्या है, खतौली। सो खतौली इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये जो दूरी होती है यूपी की वो 650 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये दूरी है 240 किलोमीटर है। पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 243,928 किलोमीटर स्क्वायर में है। सो इतना जो है ये दूरी जो है फैला हुआ है मित्रों, ठीक है। यहाँ बात करें तो लगभग 51 डिग्री लैटीट्यूड है, यहाँ मिलता है आपको 23 डिग्री के आसपास का लैटीट्यूड। सो इस तरह से अलग अलग चीज़ें जो हैं फिलहाल है। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, खतौली। जो बच्चे हमारे खतौली के साथ जा रहे हैं वो सभी सही है। आपके सामने अगला क्वेश्चन हमारा है, बाय विच ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ ट्राइब्स ऑफ द शेरा डांस डन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शेरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, किस जिले की जनजाति के द्वारा किया जाता है। मित्रों अगर हम बात करें फिर से पुनः उत्तर प्रदेश को बनाएं, सो आप जैसा कि देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को अगर हम पुनः निर्माण करें इसका, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। अब पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा जो है ये किस जिले की जनजाति के द्वारा। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ललितपुर। और आपको जो एरिया मिलेगा इस तरह से तीन ओर से कवर्ड एरिया, यही हो जाएगा हमारा ललितपुर। ये क्या हो जाएगा, ललितपुर। और आपको बता दें ललितपुर किस मंडल में आता है, झांसी मंडल के रीजन में कवर्ड होता है। ये क्या आंसर है, ललितपुर। अगला देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, ललितपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैमाबाद पुरातत्व स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, गुजरात। क्या इसका करेक्ट आंसर है। आइए मित्रों एक बार हम सारे लोकेशंस को देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर भविष्य में इसमें दिक्कत ना आए और कहाँ पे क्या क्या है। ये मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारा भारत का क्षेत्र है, ऐसे इस तरह से व्याप्त का क्षेत्र है। आप यहाँ भी देखते हैं बेटा, ये सबसे पहले हो जाता है मांडा। मांडा होता है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे आप देखते हैं बच्चों ये हो जाता है दैमाबाद, और दैमाबाद कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। ये आप देखते हो इस जगह से, ये होता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका मेरठ में। मेरठ कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में होता है। ये आपको जगह दिखती है बच्चे बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान की जो जगह है ये कहाँ हो जाती है, ये हो जाती है सुरकोंडा में। सो ये जो है प्रमुख क्षेत्र है इस तरह से। सो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है बच्चे, वो है आपका मेरठ या उत्तर प्रदेश। सो मेरठ या उत्तर प्रदेश का रीजन है। सो कहाँ पर है बच्चे, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो जो भी हमारे विद्यार्थी महाराष्ट्र के साथ जा रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उन सभी का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी आईआईटी कॉलेज आर देयर इन उत्तर प्रदेश। बेटा आईआईटी में कितने आईआईटी कॉलेज हैं यूपी में। अगर हम बात करें यूपी में आईआईटी कॉलेज की, तो आईआईटी जैसे कानपुर है, आईआईटी बीएचयू का हिस्सा है, आईआईटी अदर अदर हिस्से हैं। तो लगभग यूपी की बात करें तो यूपी में लगभग 4 है टोटल। कितने हैं बेटा, 4 हिस्से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है 1853 में फ्रॉम वेयर इज द आई डिड द ब्रिटिश बिल्ट इंडियन रेलवे सिस्टम रन फॉर इट्स फर्स्ट।
1853 में ब्रिटिश निर्मित भारतीय रेलवे प्रणाली ने सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो मित्रों अगर हम बात करें सबसे जो पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने में चली थी, बॉम्बे टू थाने चली थी बच्चे। ये लगभग 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था और ये जो ट्रेन चली थी सबसे पहली बार ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। और ये जो थी ये फर्स्ट टेस्टिंग की गई थी, और ये जो पहली टेस्टिंग की गई थी बच्चों, अगर हम बात करें इसकी जो पहली टेस्टिंग की गई थी, इस टेस्टिंग में क्या हुआ है, इस टेस्टिंग में ये हुआ था कि डलहौजी साहब जो हैं हमारे भारतीय, डलहौजी साहब एज अ गवर्नर जनरल थे 1948 से लेकर 1956 तक के समय की, और इन्हीं के समय में ये प्रमुख बातें हुई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई से थाने। करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंबई से थाने जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आप देख पा रहे हैं बॉम्बे से थाने। यूपी में पहली बार कहें तो इलाहाबाद क्षेत्र प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मैन? इंटरनेट के संदर्भ में जो मनुष्य हैं, मैन, माफ कीजिएगा यहाँ जो मनुष्य टर्म गलत है, यहाँ हो जाएगा मैन। मैन का मतलब आप यहाँ मैन से ही समझेंगे, क्योंकि हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो मैन का मनुष्य ही आता है। माफ कीजिएगा ये गलत है गूगल ट्रांसलेट के लिए। तो यहाँ आपको मैन का जो फुल फॉर्म है वो बताना है। जैसे आप लैंड, वैन, मैन कहते हैं उस तरीके से। तो क्या इसका फुल फॉर्म है बच्चे? तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। आइए अगर बात करते हैं, जैसे हम देखिए नेटवर्क इंटरनेट के लिए, जब भी आप बात करते हैं इंटरनेट नेटवर्क के लिए, इंटरनेट नेटवर्क के लिए आप बात करते हैं तो जैसे लग जाता है लैन, जैसे वैन, जैसे मैन। सो दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे करके। जैसे बच्चे अगर हम बात करें मैन, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए मैन। इसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये इस तरह से कुछ प्रमुख बातें यहाँ पे होती हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला हिस्सा जो है वो क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित में से किस फसल पर लागू होता है? मेज पे, मूंग पे, सनफ्लावर सीड्स पे या ऑल ऑफ अबव पे? ये किस पे लागू होता है? वैसे अगर हम बात करते हैं बेटा किस पे लागू होता है, सो ये लागू होता है सनफ्लावर पे। एक और बात समझे, अगर हम मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो वीट, राइस, मेज, बार्ली, इन सब चीज़ों पे ये जो है लागू होते हैं। कभी भी अगर ये कहें हम इन दोनों पे या इस पे जो लागू नहीं, केवल सनफ्लावर जिस जहाँ पे मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता होती है, सरकार उन क्षेत्रों पर ही इसको क्या करती है? अप्लीकेबल करने का या लगाने का या इसका दोहन करने का वो कार्य करती है बच्चे। अगला है NaCl इज अ केमिकल फॉर्मूला, रसायन। हाँ, ये जो NaCl है बेटा, NaCl अगर हम कहें NaCl किसके लिए होता है? NaCl ये किसके लिए होता है? इसे कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। क्या होता है ये? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है बच्चे साधारण नमक। किसके लिए होता है ये? साधारण नमक। ऐसे तो ये क्या है? सॉल्ट। ये क्या हो जाता है बच्चे? इसके लिए सॉल्ट हो जाता है। सॉल्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? वेयर वाज द नर्मदा रिवर इज ओरिजिन? अमरकंटक हिल, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी या नन ऑफ अबव? तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? आइए ध्यान देते हैं। अगर हम बात करते हैं इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भारत का क्षेत्र है और भारत के मध्य में यहाँ पे एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं अमरकंटक की पहाड़ी। क्या कहते हैं? अमरकंटक की पहाड़ी। अब इस अमरकंटक की पहाड़ी से कहें तो यहाँ से एक नदी जो है जो ऊपर की ओर जाती है, एक नदी ऊपर की ओर जाती है, जो ऊपर की ओर जाती है उसे हम लोग कहते हैं सोन नदी, और सोन नदी यहाँ आकर
गंगा से मिलती है। अच्छा, गंगा से जिस स्थान पे ये नदी मिल जाती है उस स्थान को कहते हैं पटना, और यहाँ पे महात्मा गांधी सेतु सेतु का पुल मिलता है। एक नदी और यहाँ पे है बच्चे, अगर हम ये कहें तो ये जो नदी आपको यहाँ से दिखती हुई रहती है, इस नदी को हम कहते हैं महानदी। और ये जो महानदी है, इस नदी पर कौन सा बांध है? इस नदी पर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है इस पे। इसी तरीके से एक और नदी की अगर हम बात करते हैं बच्चे, ये यहाँ पे ऐसे एक नदी गिरती है, यहाँ इस क्षेत्र से आते हुए। सो ये जो नदी है ये है नर्मदा, और नर्मदा कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। इसका सामान्य सा एक ट्रिक है, समानता ला अरब सागर में। ये एक ट्रिक है अरब सागर में, आपको याद रखना है। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप ये क्लियर कर पाओगे कौन कौन सी नदियाँ जो है यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे बहती हैं। सो आइए हम चर्चा करें। सा से बात करते हैं साबरमती, ये साबरमती है। माँ से बात करते हैं माही, ये माही है। ना से बात करते हैं नर्मदा। इसके बाद ता से बात करते हैं तापी या ताप्ती। ला से बात करते हैं लूनी। और ये जो सारी नदियां हैं ये सब कहाँ गिरती हैं? ये सारी नदियां गिरती हैं हमारी अरब सागर में गिरती हैं। सो अरब सागर जो है इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं या आप इसको ये कर पा रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर जो है चार ऊपर 3 या 5 की दिया है। अच्छा, सरदार सरोवर महेश्वर ओमकारेश्वर बांध भी यहीं पर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो मॉन्यूमेंट्स मूर्ति है वो भी यहीं पर है। सो करेक्ट आंसर आपका जो है अमरकंटक है, बिल्कुल सही आंसर। अमरकंटक जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगली बात करते हैं, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? सो बच्चे इसका सिंपल सा ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड। FeO बिल्कुल सही है, फेरस ऑक्साइड लगा देंगे। लाल मिट्टी, लाल ग्रह लाल मिट्टी हमेशा फेरस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरहुल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है बच्चे? तो सरहुल त्योहार होता है उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ भी इस तरह से देखे होंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये याद होगा मित्रों। अगर हम इस तरह से बात करते हैं, ऐसे ये मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है इस तरह से। थोड़ा सा इसको अगर हम इरेज कर दें इस वाले पॉइंट को, और इसको पुनः जो है इस तरह से बनाने का प्रयत्न करें, इस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा आपको दिखता है। तो यहाँ पे जो आपको दिखता है मित्रों, ये आगरा, आगरा के पास में ही सरहुल त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या सही उत्तर है? यूपी। तो आपका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यूपी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है? दर्शन शास्त्र में सांख्य विचारधारा की स्थापना किसके द्वारा की गई है बच्चे? दर्शन शास्त्र में सांख्य विचारधारा की स्थापना कपिल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? कपिल। कपिल। जैसे पतंजलि का कभी नाम आए तो आप योग सूत्र की रचना करें, योग सूत्र की। जैसे कभी मनुस्मृति का नाम आए तो हिंदू विधि संहिता का प्रमाण मिलता है, हिंदू विधि संहिता का प्रमाण मिलता है। ये सब पुष्यमित्र शुंग के समय में था। ये कभी समुद्रगुप्त का नाम आए तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विंस्टन चर्चिल ने कहा था भारत का नेपोलियन। अशोक का अगर नाम आए, सबसे खूबसूरत राजा, सबसे महान राजा, इनके तो अवशेष बहुत ढेर सारे मिलते हैं। इनका जो समय काल है बच्चे, अगर वो कहें 269 से 232 का समय है इनका, तो ये इनकी प्रमुखता का समय आता है इस तरीके से। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कपिला हो जाएगा। कपिला ही दर्शन शास्त्र सांख्य का विषय से मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध हेमचंद विक्रमादित्य और अकबर के मध्य में लड़ा गया है बच्चे। देखिए, अगर हम बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ है वो किसके बीच में ये हुआ है? 1556 में अकबर वर्सेस हेमू, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था ये युद्ध बेटा। किसका? पानीपत का। याद रखिएगा पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं।
पानीपत का पहला 1526 अकबर, ये है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। अगला है 1556 में, ठीक है, पानीपत का युद्ध है, ये अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा युद्ध है 1761 के समय में, ठीक है, अब हम शाह अब्दाली और मीर कासिम के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वैक्सीन माइक्रोबैक्टीरियम निम्नलिखित पुरानी निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? द वैक्सीन ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम, अगर हम बात करते हैं वैक्सीन, अगर हम बात करते हैं द वैक्सीन ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम इन द केस ऑफ द पुरानी MIP इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? वैक्सीन माइक्रोबैक्टीरियम इन द केस जो है इसका किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि लेप्रोजी है, डेंगू है, हेपेटाइटिस बी या स्मॉल पॉक्स है। सो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे? अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप देख पा रहे हैं लेप्रोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेप्रोजी। देखिए लेप्रोजी क्या होता है? लेप्रोजी होता है कुष्ठ रोग। ये क्या होता है? कुष्ठ रोग। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रो बैक्टीरियम इंडी इंडिकस, इंडिकस प्राणी, ये होता है MIP, MIP से होता है। ये किससे होता है? ये MIP से होता है, ये ऐसे ही। सो इसका जो क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे हम देखते हैं लेप्रोजी होता है, लेप्रोजी यानी कुष्ठ। सो अगला क्वेश्चन है घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, इंक्रीज ऑफ द मनी सप्लाई, द डिक्रीज ऑफ द मनी सप्लाई, इंक्रीज ऑफ द वेजेस। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज ऑफ द मनी सप्लाई। घाटे की वित्त व्यवस्था का साफ मतलब ये है कि मनी की सप्लाई ज़्यादा हुई है। भाई देखो सिंपल, अगर हम बात करें, एक बात देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं, पहले समझो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से ही आप इसको समझ पाएंगे। इन्फ्लेशन का हिंदी मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को सामान्य भाषा में कहा जाता है महंगाई। देखो जब कभी भी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, इसका मतलब वो अवस्था क्या है? इन्फ्लेशन की है, माने महंगाई की है। अब जब महंगाई की वो अवस्था बन गई तो क्या हो जाएगा? अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो सीधी बात है वो जो महंगाई, मनी की सप्लाई है वो महंगाई को लेकर आएगा। अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाए, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया तो महंगाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। और अगर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी तो घाटा नहीं होगा, फिर वहाँ फायदा होगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डेफिसिट नहीं हो जाएगा, वहाँ बेनिफिट का हिस्सा होगा। तो इंक्रीज ऑफ द, अगर मनी सप्लाई है तो डेफिसिट है, अगर यही डिक्रीज होता, मान लो डिक्रीज टर्म लिखा है, तो वहाँ पे क्या हो जाता? बेनिफिट का हिस्सा हो जाता। जैसे यहाँ डेफिसिट की जगह बेनिफिट लिखा होता, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं ऐसे में। अगला क्वेश्चन है, वेयर अमंग द फॉलोइंग द प्लेस डिड द गदर मूवमेंट ऑफ स्टार्टेड? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहाँ पे गदर की शुरुआत की गई? इसे गदर की बात करें बच्चे हम, तो गदर मूवमेंट जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ था? ये था यूएस अमेरिका, यूएस में। तो लाला हरदयाल ने इसको स्टार्ट किया था, लाला हरदयाल ने इसको स्टार्ट किया था। सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह में यूएस में पड़ता है लाला हरदयाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएस में, क्या ये करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्थल है? सो कौन है? गोल्डन टेम्पल, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, एलिफेंटा केव, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा, अजंता की के मंदिर हैं। बेटा सभी हैं, सभी यूनेस्को के हेरिटेज साइट में अंकित हैं। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में सभी अंकित हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है आपसे ताजमहल कब है, तो ताजमहल 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था, ये भी था। और अगर अभी जल्दी ही जो कि राम मंदिर बना है नागर शैली पे आधारित, जैसे यूनेस्को में इसको भी थोड़ा सा भी जानकारी स्तर होगा, इस कारण लोग पर्यटन घूमने के स्तर से आएंगे, तो इसको भी हो सकता है भविष्य में यूनेस्को अपने राज धरोहरों की श्रेणी में शामिल करेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस के नरमपंथी उग्रवादी उग्रवादी समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद में निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी में हिस्सा माना गया? देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले समझिए जो आपको दिख रहा है INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में, 1907 में बच्चे सूरत का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था?
सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, सूरत कॉन्फ्रेंस। अब जब सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो बड़े हिस्सों में क्या हो गई थी, बट गई थी। दो बड़े हिस्सों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो बट गई थी। अब जो दो हिस्सों में बट गई थी तो क्या क्या हिस्से थे, एक हिस्से को नाम दिया गया गरम दल माने एक्सट्रीमिस्ट, एक को नाम दिया गया नरम दल माने मॉडरेट। तो जो गरम दल के नेता हुए थे बच्चे ना, उनका नाम है लाल, बाल और पाल, ये तीन नेता हुए थे यहाँ पे। और अगर हम बात करें नरम दल के लिए तो नरम दल में हुए थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हुए थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये यहाँ पे प्रसिद्ध हुए हैं इस जगह पर। तो लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। इस तरह से ये प्रमुखता से लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, ये इस तरह से प्रमुखता से लोग जो हैं इसमें आए हैं। तो 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान जो प्रमुख रहे हैं वो अगर कहें तो लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ये होना चाहिए। आइए देखें, यहाँ बिल्कुल ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये नरम दल के थे, बाकी तीनों जो है गरम दल के, आपको दिख रहे हैं, साफ सही है। और सन 1916 में जब अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में फिर से एक बार डॉक्टर ये कह दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये नरम और गरम दल आपस में मर्ज हो गए थे, मर्ज होकर ये एक हो गए थे। और एक होने के बाद में इनकी व्यवस्थाएं फिर से चालू हो गई। अगला क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोध का नियम जो है, माने द लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आप पढ़ते होगे बच्चा, मुझे याद है R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ। सो इसे GS ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, GS ओम्स लॉ कहते हैं। सो ये ओम्स लॉ इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाला सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के चावल का सबसे बड़ा उत्पादक स्थल है। देखो भाई, अगर भारत के चावल की बात करें तो आप सीधे जो है आंख मूंद के भी वेस्ट बंगाल को लगा देंगे, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल को देखे होंगे, कुछ इस तरह की आकृतियों का हिस्सा जो है बना है ऐसे, ये होता है ऐसे पश्चिम बंगाल की आकृति। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। क्या होता है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है, चावल का उत्पादन। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, जो ज़्यादातर बंगाली होते हैं, जैसे कभी किसी के नाम में बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, इस तरह के नाम लगते हैं, बसु, बोस, टंडन, मंडल, टंडन से होते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वेस्ट बंगाल क्षेत्र से होते हैं। और ऐसे में जो पश्चिम बंगाली या वेस्ट बंगाल के रीजन से आते हैं वो क्या है, वो मच्छी और चावल खाना पसंद करते हैं। अगर चावल के कटोरी की बात कभी की जाए तो वहाँ पे आप बच्चे छत्तीसगढ़ लगा देंगे, बाउल ऑफ राइस, क्या कह देंगे, बाउल ऑफ राइस। लेकिन सिंपल अगर कहा जाए तो आप क्या कह देंगे, ऐसे कह देंगे, सिंपल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर घाटों और मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, आइए समझें। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं वाराणसी की, वाराणसी जिसे हम काशी नगरी भी कहते हैं, काशी नगरी कहते हैं, तो काशी नगरी जो है इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ पे बहुत ढेर सारे घाट हैं ऐसे, और हम ये कहते हैं बहुत ढेर सारे मंदिरों का प्रमाण भी यहाँ पे मिलता है। सो बहुत ढेर सारे मंदिरों का प्रमाण हो, बहुत ढेर सारे घाटों का जो प्रमाण हो। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे आप कह दें घाट बच्चे, घाट माने घाटों, और चाहे कह दें आप मंदिरों। सो घाटों और मंदिरों का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है वाराणसी या बनारस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सो उम्मीद है मित्र आप इसको समझ पा रहे हैं, वाराणसी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे कार्यशील पूंजी माना जाता है, मनी, बिल्डिंग, टूल्स या ऑल ऑफ अबव। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। याद रखिएगा, कार्यशील पूंजी क्या है, सभी हैं, मनी भी है, बिल्डिंग भी है और टूल्स भी है। अगला है द आइडिया ऑफ इंडिया। द आइडिया ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है, बहुत ही अच्छी बुक है, और इसके जो लेखक हैं मित्रों वो हैं सुनील खिलनानी। खिलनानी, आइडिया ऑफ बुक के लेखक कौन है, सुनील खिलनानी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। देखिए, अगर हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम प्रथम महिला महिला राज्यपाल, सो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल हैं वो
श्री सरोजनी नायडू हैं, श्री सरोजनी नायडू। अब श्री सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं बच्चे। अच्छा, एक और बात करें, 1925 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी थी, और ये अध्यक्षता कहाँ निभाई थी? इन्होंने अध्यक्षता कानपुर में निभाई थी। इन्हें उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त है, और साथ साथ हम लोग इनका दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, और 13 फरवरी को ही मनाया जाता है रेडियो दिवस भी। सो करेक्ट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। जैसे अगर बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो आपका आंसर आता है सुचेता कृपलानी का। जैसे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो फातिमा बीबी का नाम आता है। जैसे सबसे कम उम्र की महिला सांसद की बात करें तो चंद्रमती मुर्मू का नाम आता है उड़ीसा क्षेत्र से। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे नाम हैं। सरोजनी नायडू इज करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या आता है? डलहौजी द्वारा चूक के सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया जाता था? मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज क्यों करते थे, इस बात की जा रही है। देखो बच्चे, अगर हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जब भी हम बात की जाती है तो इसका एक्चुअल जो यूज होता है वो किसके लिए होता है बच्चे? जो जैसे कभी किसी भूमि के क्षेत्र पे ब्रिटिश हुकूमत के सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया, तो अधिग्रहण के बाद में वहाँ पे रहने वाली जो जनजातियाँ या जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, किस तरीके से शासन को चला रहे हैं, तो उस तरह की बातों पे यहाँ पे चर्चा किया था। मैंने वैगरिंग के पार्ट पे, वेज वैगर के लिए, किसके लिए? वेज वॉर ऑफ द झांसी। तो वहाँ के मजदूरों को वेज वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से मिलता रहे, इसके लिए उन्हें कोई समस्या ना हो, तो इस पर ब्रिटिश हुकूमत का ध्यान देना का एक प्रमुख वैल्यू मानी गई थी। हिमालय किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को छूती हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो किसको छूता है? नेपाल को। आइए एक बार देख लेते हैं मित्रों, अगर हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं मित्रों। अब अगर हम बात करते हैं दिशाओं के हिसाब से, जैसा कि ये आप देखते हैं ये पूरब की दिशा का हिस्सा हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें मित्रों तो ये हमारा पश्चिमी दिशा का हिस्सा आपको दिख रहा है। ये जो है ये हमारा उत्तरी दिशा का हिस्सा दिख रहा है बच्चे। ये क्या दिख रहा है हमारा? ये उत्तरी दिशा का हिस्सा दिख रहा है आप सभी को, ये उत्तर है, और ये जो है हिस्सा आपको दिख रहा है दक्षिण क्षेत्र के हिस्से पे। अब अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा रीजन किस किस साइड से है, तो जैसे कि आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ बिहार का रीजन है। यहाँ अगर आप इस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ इस साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है झारखंड का हिस्सा, इस साइड में छत्तीसगढ़ का हिस्सा, यहाँ आप देखते हैं मध्य प्रदेश का हिस्सा, यहाँ तक की जो सीमाएं साझा करता है वो भी मध्य प्रदेश के हिस्से में, यहाँ जो सीमा बनाता है वो राजस्थान में, थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो हरियाणा में, यहाँ पे दिल्ली का रीजन, यहाँ पुनः हरियाणा का रीजन, यहाँ आते हैं सो हिमाचल प्रदेश का रीजन, यहाँ आते हैं तो उत्तराखंड का रीजन है। और अगर इस क्षेत्र से टच करते हुए आगे थोड़ा चलते हैं ऐसे करके, सो यहाँ पे आपको मिलता है नेपाल की बाउंड्री का हिस्सा, नेपाल बाउंड्री का हिस्सा जो है यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ जो कि हम अभी चर्चा का जो विषय था हमारा, जिस पे चर्चा करने की बात यहाँ पे आपको निकली है, सो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? नेपाल। सो नेपाल इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे बाउंड्री का पार्ट भी आपको दिख रहा है और आप नेपाल को भी अच्छे से बता पा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर था आपका नेपाल। मित्रों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द उत्तर प्रदेश फॉर्मली यूनाइटेड, फॉर्मली नोन एज? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था बच्चे? तो उत्तर प्रदेश को पहले हम लोग कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस। क्या कहते थे हम लोग? यूनाइटेड प्रोविंस। याद रखिएगा, यूनाइटेड जो प्रोविंस है ये इसका सबसे पहला नाम होता था बच्चे। ये क्या होता था? यूनाइटेड प्रोविंस। और ये 1858 से लेकर और 1921 तक का प्रोग्राम चला। फिर 1937 और फिर ये कह दे कि 1950 में अलग अलग जगहों पर इसके सामने वे टाइमिंग जो है चेंज होती रही, और फिर बाद में ये उत्तर प्रदेश एज अ रूप में आ गया, और इस तरह के रूप को देखते हुए ये आगे बढ़ा है। ठीक है, सो फिलहाल इसका ये है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा मथुरा, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर। तो सबसे अधिक, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर,
और सबसे कम वर्षा मथुरा। सबसे कम वर्षा कहाँ है? मथुरा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ है? गोरखपुर में। इस तरह से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं बच्चे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मथुरा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? Which state stands of the one of the geotagging cluster development of the project CDP is the country? देश के क्लस्टर विकास परियोजना CDP में जियो टैगिंग के लिए कौन सा राज्य नंबर 1? सिक्किम, TL, तमिलनाडु, चंडीगढ़ एंड JNK, जम्मू एंड कश्मीर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, अगर हम कहें क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम माने CDP प्रोग्राम के लिए कौन सा जियो टैगिंग स्टेट रहा है? सो करेक्ट आंसर क्या है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे। अगला क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस विश्व कौन सा देश विश्व में दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र या देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड? देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं मिल्क प्रोड्यूसर में, तो मिल्क प्रोड्यूसर के लिए सबसे नंबर 1 पे है इस समय इंडिया। और इंडिया में भी अगर नंबर 1 हम बात करें तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कभी कभी दिमाग में आता है तो यूपी नंबर 1, फिर भी दूध है 60 रुपये लीटर, महंगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उत्पादन भी तो है हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में और जनसंख्या भी तो है काफ़ी मात्रा में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखेंगे, मिल्क डे कब मनाते हैं? मिल्क डे अगर हम कहें तो मिल्क डे मनाते हैं 1 जून। क्या मनाते हैं? 1 जून को। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया इज द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे हमारे इंडिया के साथ में जा रहे हैं वो सभी जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए फेमस है बेटा? फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए फेमस है? बैंगल्स, लॉक्स, नाइफ या शूज, किसके लिए है? सो आइए हम देख लेते हैं, बात करते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर और क्यों ये करेक्ट है। ठीक है, तो अभी देखेंगे, हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कौन सा किसके लिए। देखिए, कभी भी अगर हम बैंगल की बात करते हैं, बैंगल, तो चूड़ियों के उत्पादन के लिए क्या होता है बच्चे? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किसके लिए है? चूड़ी के लिए। तो कांच की चूड़ियां माने फिरोजाबाद इसके लिए है। लॉक की बात करते हैं, ये किसके लिए है? अलीगढ़। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। ताला, ताला बोले तो लॉक। ठीक है। नाइफ, रामपुरी, फेमस एकदम। रामपुरी की बात करते हैं, रामपुर माने नाइफ, चाकू, चाकू छुरी का यूज हो, रामपुर का नाम ना आए तो बात नहीं बनती भाई। शूज की बात करें, जूते की बात करें, जूता, तो जूते की अगर बात करें तो जूता कभी भी आ जाए कानपुर, और अगर कुछ बच जाए तो भैया आगरा। तो यहाँ के क्षेत्रों के लिए फेमस है। सो फिलहाल यहाँ पे फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए फेमस है। क्लास किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए। सो जो भी विद्यार्थी हमारे बैंगल के साथ में गए हैं उनका ट्रायंगल एंगल बिल्कुल सही है, एकदम सटीक जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द आर्म फोर्स स्पेशली पावर ऑफ द एक्ट 1958 डज नॉट अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सशस्त्र बल विशेष शक्तियां निम्नलिखित में से 1958 किस राज्य में लागू नहीं हो सकती हैं? तो याद रखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये लागू होता है बच्चे। कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सशस्त्र बल के नियम लागू होते हैं, यूपी में नहीं लागू होते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूपी हमारा उत्तर प्रदेश सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर वॉज द कंट्री द फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनोग्रेटेड? क्वेश्चन कहता है देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आपके ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, मुंबई, पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है? हैदराबाद है। आइए समझे, सोलर रूफ, सोलर रूफ साइकिलिंग, साइकिलिंग ट्रैक की जो व्यवस्था की गई है वो किसके लिए है? वो है हैदराबाद के लिए है। बच्चे किसके लिए है? हैदराबाद के लिए है। हैदराबाद इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन, और ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है रिसेंटली विच ऑफ द कंट्री यूनिवर्सिटी हैज साइन द एग्रीमेंट ऑफ द बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ? सो बच्चे आइए समझे, अगर हम बात करते हैं, आप जैसे जानते हैं थाईलैंड। अब थाईलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है बैंकॉक। क्या नाम है? बैंकॉक। तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। अभी थाईलैंड ने हमारे लखनऊ के BBAU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ाई के लिए और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पे जो है अभी उस यूनिवर्सिटी से क्या किया गया है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए एक टाई किया गया है। और ये जो टाई हुआ है, ये ही टाई हमारा MOU को बताता है। किसको बताता है? MOU को। सो थाईलैंड के साथ में जो है ये रिसर्च अभी हस्ताक्षर किए गए हैं। सो जो भी प्यारे बच्चे हमारे इस आंसर के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल जो है एकदम करेक्ट आंसर कह रहे हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं, नो मिस्टेक। सो प्यारे बच्चों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस का जो स्पीड टेस्ट नंबर 32 था वो हमने देखा कि पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत होगा तो आप उसको भविष्य में कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको बिल्कुल देखूंगा। प्यारे बच्चों, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट नंबर 32। मुझे उम्मीद है आज तक का हिस्सा, अभी तक का हिस्सा आप सबको क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच।